पीएमएस फंड मैनेजर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के। अमित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक बहुत ही स्ट्रांग नोट पे इंडेक्सेस क्लोज हो रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी और स्पेशली मिड कैप्स। अगले साल के लिए CY24 के लिए आपको कितना कन्विक्शन है कि ये करंट मोमेंटम कायम रहेगा, और अगर डाउनसाइड पॉसिबली खुले भी तो उसके कारण क्या होंगे और कहां तक का डाउनसाइड आपको रीजनेबल लगता है? अमित जी। तो वीरेंद्र, आप देखिए, अगर आप मैक्रो फ्रंट पे देखिए तो डेफिनेटली जो बड़ा पॉजिटिव है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वो है डॉलर का वीकनेस। डॉलर इंडेक्स, अगर आपको ध्यान हो कि फरवरी 2023 में जब हमने 5 बैंक्स का कोलैप्स देखा था यूएस में, उस समय भी डॉलर इंडेक्स 105 106 के पास था, और 2022 का जो हाई था वो 115 था। तो वो उस समय भी वीक ही चल रहा था, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि जब 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 रिस्क ऑफ सेंटीमेंट होता है, हमने डॉलर में बाइंग होता हुआ देखा है प्रीवियसली, जब इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वो निगेटिव हो जाता है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो नेक्स्ट ईयर अगर मैं फ्लोज के एंगल से बात करूं तो यूएस पेंशन फंड का मोर देन 30,000 करोड़ की फंडिंग, आई मीन फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं जो नेक्स्ट ईयर में आएंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो जो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस है इंडिया में, जो ब्रॉडर मार्केट है जो ओपन हुआ है, वहां पर काफी कंपनीज हैं जो लॉसेस से इनके लॉसेस रिकवर हो रहे हैं। तो हमने जब लॉसेस और प्रॉफिट्स को कंबाइन करके देखा तो 80% का जंप था अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में देखो, और मिड कैप्स में ऑलमोस्ट 50% का जंप था, जिस वजह से आपको डेस्पाइट इसके कि हो सकता है मार्केट 200-300 पॉइंट का बिकवाली भी ले, बट वो जो ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव है वहां पर काफी सेक्टर्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं, और वहीं पर आई थिंक हमें आगे आने वाले महीनों में अपने को प्लेस करना चाहिए। कुछ लार्ज कैप हैं जो मेरे ख्याल से बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जिसमें पीएसयू बैंक्स के पॉसिबली स्टॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक्स मेरे ख्याल से जो कॉर्पोरेट क्रेडिट है वो अभी ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। अगर आप कॉर्पोरेट कैपेक्स देखो इंडिया में तो वो पहले मिसिंग था, जो प्राइवेट कैपेक्स है वो मिसिंग था। ज्यादातर हाउस होल्ड का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स हो रहा था, बट पिछले 12 महीने का जब मैं ट्रेलिंग 12 मंथ का देख रहा हूं तो 8.1 ट्रिलियन रुपीस का प्राइवेट कैपेक्स हुआ है, जिसके बेनिफिशियरी बैंक्स हो सकते हैं। अगर ये कॉर्पोरेट लैंडिंग बुक ग्रो होती है तो उसमें पीएसयू बैंक्स खास तौर पे जो कि कॉर्पोरेट्स के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से उनको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ओके अच्छा, एक मोटे तौर पे आपने पिक्चर ड्रॉ कर दिया अमित जी यहाँ पर कि क्या होगा और क्या परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल जब टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 2024 में, और वो पहला इवेंट होगा अर्निंग्स। अब जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे निफ्टी आईटी रखिएगा अमित, क्योंकि हमारे लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स ड्यूरेशन जो थी, लास्ट नंबर्स जब आए थे उससे लेके अब तक हम निफ्टी आईटी में एक सब्सटेंशियल मूव देख चुके हैं। अगर आप अक्टूबर में देखें, टाइम फ्रेम में मोटा मोटी लेके चल रहा हूँ 9 अक्टूबर के पास, अक्टूबर के आसपास का, उस वक्त आपका निफ्टी आईटी 200 डेमा पे था, लगभग लेवल था 30,090। आज 35,000 पे निफ्टी आईटी खड़ा है। लार्ज कैप आईटी उतना नहीं चला जितना मिड कैप आईटी चला है। मिड कैप आईटी में बहुत सारे स्क्रिप्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं, एंड स्पेशली ओरेकल के जिस तरह के नंबर्स रहे या फिर एसेंचर के जिस तरह के नंबर्स रहे, आपका व्यू इन नंबर्स, एक्सपेक्टेड नंबर्स के बीच में आईटी पे क्या होगा, स्पेशली इस 3 महीने में जो हम प्राइस एप्रिसिएशन ले चुके हैं उसके बाद? अमित, तो 3 महीने में प्राइस एप्रिसिएशन के बाद मेरे ख्याल से जो बहुत ही लोअर वैल्यूएशंस थे वहां से ये स्टॉक्स अभी ऊपर आ गए, और जहां तक फ्यूचर गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस की बात है तो हमें नहीं लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहने वाले हैं और रेवेन्यू गाइडेंस में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से ये लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको शायद उतने बड़े ब्रेकआउट्स ना आते हुए दिखें, बल्कि मिड कैप कैटेगरी में जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं उनको फायदा हुआ है, क्योंकि जो निश सेगमेंट है, जैसे हमने ER&D सेगमेंट देखा जहां KPIT, सायंट जैसी कंपनीज हैं, वहां उनको हमने फायदा आते हुए देखा। और जो ट्रेवल से लिंक है, जैसे कोफोर्ज के अंदर भी अगर आप देखिए उसका 28% ट्रेवल सॉफ्टवेयर से आता है, तो वहां भी हमने एक मूवमेंट बहुत अच्छा आता हुआ देखा है। तो ये स्टॉक्स में आई थिंक परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है। इनका बेस कम था, वहां पर ग्रोथ आपको अच्छी दिख रही है। लार्जर कंपनीज में जहां ग्रोथ चाहिए बड़े बेस पर, वो मिसिंग है। इस वजह से प्राइस मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कंटिन्यूएंस मिलेगा इस मूव का।
तो बेटर यही है कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको डोमेस्टिक के अंदर आपको ज्यादा पोजीशंस लेनी चाहिए, ना कि बाहर की इकोनॉमी से लिंक स्टॉक्स पर, क्योंकि बाहर की इकोनॉमी के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क हैं कि कितना स्लो डाउन आएगा, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, कब इंटरेस्ट रेट कब होते हैं, कैसे वहां पर इफेक्ट आता है, क्योंकि अभी तक हमने प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन होते हुए देखा है। आपने रिसेंटली देखा इन्फोसिस का करीब $150 बिलियन का जो ऑर्डर था वो खत्म हो गया, राइट। तो ये उस तरीके के सिनेरियोज हैं जहां पर थोड़ा कॉशियस है जो क्लाइंट्स जो आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हमें नहीं लगता बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस आता हुआ दिखेगा। एक एक पॉकेट, अमित, गुड आफ्टरनून। वो ईवी ट्रांजिशन वाली जो साइकिल हमने देखी है, जहां पर सिर्फ भारत ही नहीं ग्लोबली कंपनियां ऑफ कोर्स ईवीज की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं, या फिर ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी जो कारों में लगती है आजकल उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। उससे जुड़ी हुई थीम जो भारत में है, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, आप पीआरडी की बात कर रहे थे, केपीआईटी टेक, और रीसेंट लिस्टिंग टाटा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर क्या एक्सपोजर आप लोगों का है या फिर बढ़ाना चाहेंगे? केपीआईटी तो यू मेड इट वेरी क्लियर, लेकिन ये ईवी ट्रांजिशन में जो प्लेज हैं उसमें कितना मौका रहेगा और पैसे बनने का? तो देखिए, ईवी ट्रांजिशन को देखने के दूसरे तरीके भी हैं। आप ऑटो एंसिलरी कंपनीज के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। टेस्ला शायद इंडिया में बहुत जल्दी आ जाए, तो उसके भी जो वेंडर कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। काफी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना बेस अभी ईवी के अंदर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, आइस से मूव करके ईवी की तरफ। और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं, देखिए, जो पूरी ऑटोमोबाइल जो पैक है वहां पर ग्रोथ आ रही है। जो हाई एंड डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है वो एसयूवीज वगैरह में हमें दिख रहा है, आ रहा है, जिसका फायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी हुआ है, जिसका फायदा टाटा मोटर्स को भी हुआ है, और ये लोग ईवी की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप लीडर्स में देखें तो ये स्टॉक्स रहेंगे, अगर आप टाटा मोटर्स और एमएनएम को देखें। और ऑटो एंसिलरी में ऐसी कंपनीज हैं जो हमें रिसर्च करना चाहिए। सोना बीएलडब्ल्यू भी इसी कैटेगरी में है, वेरॉक इंजीनियरिंग भी इसी कैटेगरी में है, और ये आने वाले जो ईवी ओईएम प्लेयर्स हैं उनको ये प्रोवाइड करेंगे, और इनके अंदर ग्रोथ आने की काफी पॉसिबिलिटी है। तो ईवी जो मार्केट शेयर है इंडिया में बढ़ा है, तो इंडिया में अभी 6% मार्केट शेयर हो गया है, और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर करीब 5% था, तो ये 1% का इंक्रीज हुआ है ईवी के अंदर, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो यस, टू व्हीलर्स में जो ग्रोथ है वो फास्टर है, पैसेंजर व्हीकल्स में ग्रोथ और ज्यादा आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो उस लिहाज से वो सेगमेंट के अंदर हमें लगता है आने वाले दिनों में ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो क्लियरली वो ईवी ट्रांजिशन साइकिल की शुरुआत हुई है, और इनफैक्ट ये टाटा टेक के मैनेजमेंट ने मुझे कहा था इस हफ्ते की शुरुआत में जब हम बातचीत कर रहे थे कि बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हुए इन कंपनियों से, अब वो बड़ा इन्वेस्टमेंट आगे आता हुआ दिखाई देगा, और क्लियरली उसके बेनिफिशरीज कई सारी ऑटो एंसिलरीज और एग्जिस्टिंग ऑटो कंपनियां भी रहेंगी। अमित, कंजम्पशन थीम में आप देखिएगा पूरा एफएमसीजी पैक, स्पेशली आपके एचयूएल जैसे काउंटर्स जो ग्रामीण इलाकों में पिकअप नहीं था, इसीलिए ज़्यादा चले नहीं। मास कंजम्पशन आइटम्स में थोड़ा सा फीकापन देखने को मिला था वॉल्यूम्स में। क्या प्री इलेक्शन या इलेक्शन के आसपास ये कुछ पिकअप बढ़ने के आसार हैं इधर, या फिर ये थीम रहेगी जो शायद इस साल के फर्स्ट हाफ में भी थोड़ी सी फीकी ही रहने वाली है? तो आई थिंक कुछ ट्रैक्शन डेफिनेटली आ सकता है। देखिए, मार्केट अभी इन लेवल्स पर है जहां जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं, आपको वहां पर कुछ मूव आते हुए दिख सकते हैं अगले महीनों में। तो उसमें एफएमसीजी कंपनीज भी हो सकती हैं। इनफैक्ट हमने कोलगेट के अंदर पोजीशंस ली थी अपने फंड में, हमारा एस इक्विटी पोर्टफोलियो में, जब कोलगेट 1900 के आसपास था। और हमारा रीजन यही था कि कोलगेट अगर आप देखें तो इसका जो मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ था बिकॉज ऑफ पतंजलि एंड ऑल, तो वो एक लिमिट तक गिरा और उसके बाद मार्केट शेयर गिरना रुक गया। तो 50% के पास मार्केट शेयर स्टेबलाइज हो गया, पिछले क्वार्टर से हम लगातार देख रहे हैं, और कंपनी प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है। जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसका ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट आप परफॉर्मेंस में भी देख रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है एफएमसीजी में ओवरऑल कैटेगरी के अंदर जो रिसेंटली हमने देखा है। तो ऐसे स्टॉक आइडियाज देखने पड़ेंगे। रूरल एरिया का डिस्ट्रेस अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, तो जो कंपनीज बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स और हायर मार्जिन्स की तरफ पुश कर रही थी वो एक्चुअली नहीं हो रहा है, और इसका खामियाजा एचयूएल को देखना पड़ा है।
तो मेरे ख्याल से ट्रैक्टर्स, अगर आप ट्रैक्टर स्पेस देखिए तो ट्रैक्टर्स के अंदर हो सकता है कि वन ऑफ डिक्लाइन आए, बट ट्रैक्टर एक ऐसा स्पेस है जो बिजनेस लाइन से लिंक है रूरल एरिया के, तो वो एक स्पेस आई थिंक ग्रो करता रहेगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर वो अपनी कम कर सकते हैं लेकिन बिजनेस लाइन पर इंपैक्ट नहीं आता। उस लिहाज से मेरे ख्याल से महिंद्रा है जो ट्रैक्टर स्पेस में है वो एक अच्छा गेन आगे करता हुआ रहेगा और हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है। ओके अमित जी, एक स्पेस जिसमें विदाउट एनी टर्बुलेंस और एक स्टेबिलिटी के साथ पैसा बना, और स्पेशली ये ट्रेडर्स का नहीं, ये इन्वेस्टर्स के ग्रुप हैं, वो है हॉस्पिटल स्टॉक्स। डायग्नोस्टिक में तो एक पुलबैक था पोस्ट रिपोर्टेड लास्ट अर्निंग्स के बाद, लेकिन वो एक सीरियस पुलबैक में कन्वर्ट नहीं हो पाया। बट हॉस्पिटल स्टॉक्स में चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ हो, पैसा बना, और इनकी मौजूदगी डेरिवेटिव्स में भी है और कैश में भी है। आप लोग के प्रिफर्ड कौन से स्क्रिप्ट्स हैं इसमें? मेरे ख्याल से देखिए हॉस्पिटल्स में अभी थोड़ा वैल्यूएशंस डेफिनेटली थोड़े स्टीप हो गए हैं, क्योंकि अगर आप पहले देखिए तो 18 टाइम्स ईवी बाई एबिलिटा पे हॉस्पिटल चलते थे। फिर मणिपाल का डील हुआ जो 24 टाइम्स पर हुआ, और उसके बाद आपने और भी हॉस्पिटल्स को के आईपीओ आते हुए मार्केट में देखे, क्योंकि एकदम से वैल्यूएशन सर्ज हुए तो उसका फायदा काफी अनलिस्टेड कंपनीज लेना चाहती हैं, जो हमने देखा। तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ प्लेयर्स थोड़े से बढ़ रहे हैं इस सेगमेंट में, लिस्टेड स्पेस में। और बट यस, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। लीडर अपोलो हॉस्पिटल मेरे ख्याल से आगे भी रहेगा इस कैटेगरी के अंदर। और जो ओवरऑल जो हम हाई एंड हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, क्योंकि हाई एंड डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर इंडिया में बढ़ रहा है, तो अगर हम हॉस्पिटल्स के एंगल से भी देखें तो जो नंबर ऑफ बेड्स हैं जो इन्होंने एक्सपेंशन किया, और उसके बाद जो इनकी रेवेन्यू है पर ऑपरेटिंग बेड वो भी इंप्रूव हुई है, तो उसके साथ ऑक्यूपेंसी और रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड को देखते हुए आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल रिमेन्स द टॉप बेड। बट मेरे ख्याल से थोड़ा समय रुकना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े स्टीप हैं। हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन हो, उसके बाद ये स्टॉक्स परफॉर्म करना स्टार्ट करें। अमित गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू गुड लक फॉर 2024। या आपके भी सारे दर्शकों को और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल का, और आपके लिए बहुत शुभ हो नया साल और अच्छा ट्रेडिंग वर्ष भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद तो यही है कि बस शानदार ट्रेडिंग वर्ष रहे 2024 का। लेकिन जैसे जैसे हम 2023 को वाइंड डाउन कर रहे हैं, डीलिंग रूम में किस तरह की चर्चा